अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पीडीएम जमातें इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज की तैयारी कर रही हैं। उनका मुतालबा है कि फॉरेन फंडिंग केस का जल्द से जल्द फैसला किया जाए। फॉरेन फंडिंग के हवाले से पीटीआई के खिलाफ जो तहकीकात थी ये 2014 से चल रही है, जब अकबर एस बाबर ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की कि तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात फंड जो इकट्ठे किए वो गैर कानूनी थे और सालाना रिपोर्ट में वो जाहिर नहीं किए गए। इलेक्शन कमीशन ने इस पर 2018 में एक स्क्रूटनी कमेटी कायम की, जिसमें अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना जवाब जमा करवा दिया है और उस जवाब में यह कहा गया है कि पार्टी सिर्फ उसी फंडिंग को तस्लीम करती है जो पार्टी पॉलिसी के मुताबिक रसीदों के हमरा भेजी गई है। पीटीआई ने एजेंट्स को वाज़ेह हिदायत की थी कि सिर्फ कानूनी जराए से ही फंड जमा किए जाएं और पार्टी अपनी पॉलिसी के खिलाफ जमाशुदा पाकिस्तान भेजे गए फंड्स के मामले में जवाबदेह नहीं है। अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है वो इस फॉरेन फंडिंग केस का जल्द से जल्द फैसला चाहते हैं। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट 19 जनवरी को इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज भी करेगा और मुतालबा करेगा कि इस केस को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाए और जो ये सारे इश्यूज हैं, ये सारे इल्ज़ामात जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम के सामने लाया जाए। हमें बताया जाए कि ये कौन से ममालिक से कौन से लोग थे जिन्होंने इतना ज्यादा पैसा पीटीआई को दिया है। अगर कोई भारत का शहरी या कोई इजराइल की शहरी कोई पाकिस्तान की जमात को फंडिंग कर रहा हो तो कोई वजह होगा कि इन्होंने ये फंडिंग की। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि 19 से पहले फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करें। 13 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई है पीडीएम की अनाउंसमेंट के बाद, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले भी जैसे मैंने पहले कहा कि 70 और 80 हेयरिंग्स हो चुकी हैं, स्क्रूटनी कमेटी की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, लेकिन एविडेंस को ऑथेंटिकेट नहीं किया जा रहा, सिर्फ डिले किया जा रहा है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने भी 2017 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के अकाउंट्स की जांच पड़ताल के लिए दरखास्त जमा करवाई थी। यह मामला भी स्क्रूटनी कमेटी के सामने है। इलेक्शन कमीशन इन्हें भी डेडलाइन दे चुका है और अब 18 जनवरी को इन दोनों जमातों को रसीदें जमा करने के लिए बुलाया गया है। तहरीक इंसाफ यह दावा करती है कि उसने अपना जवाब जमा करा दिया और अब दीगर जमातों की बारी है। पीडीएम जमातें 19 जनवरी को एहतजाज इसलिए कर रही हैं कि वो इलेक्शन कमीशन पर अपने केसेस के हवाले से दबाव डाल सके। ये पीटीआई कहती है, क्या वाकई हमारी सियासी जमातें दीगर ममालिक से गैर कानूनी फंड इकट्ठा करती हैं? वजीर आजम इमरान खान ने रोज एक जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि 2 ममालिक ने उन्हें भी फंडिंग की ऑफर की और वो गारंटी देते हैं कि ये ममालिक ऑपोजिशन जमातों को फंडिंग कर रहे हैं। मैं बड़ा खुश हूं। मैं अब ये चाहता हूं कि एक इलेक्शन कमीशन, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक वक्त पे पीटीआई की जो इलेक्शन कमीशन में हमारे फंड्स हैं, हमारे जो भी हमारी जो ऑडिट रिपोर्ट है, हाँ, हमारी रखें, नून लीग की रखें, पीपल्स पार्टी की रखें और मौलाना फजल रहमान की रखें। मैं आज सबके सामने कहता हूं कि लोगों को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों? ये तो बड़े बड़े मुर्गों पकड़ के उनसे पैसे ले लेते हैं, उसके बाद ये इक्तदार में आके उनको पैसे पूरे कर देते हैं इनकी। और इन्होंने बाहर, मैं गारंटी करता हूं कि इन्होंने बाहर के मुल्कों से पैसे लिए हैं ये दोनों ने। अब हम वो पार्टी हैं जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा पॉलिटिकल फंड रेजिंग की हमने। मैं क्यों जानता हूं कि इनको फॉरेन फंडिंग हुई? क्यों? क्योंकि मुझे 2 मुल्कों ने फॉरेन फंडिंग मुझे ऑफर की है और मैं आपको बताऊं, और मुझे पता है कि वो मुल्क, वो जो दोनों मुल्क जिन्होंने मुझे ऑफर की थी वो इनको फंड कर, 2 वो मुल्क हैं जो कि देते रहे हैं पैसे। और मुझे ये पता है, आपको शेख रशीद, मैं मुल्क नहीं बता सकता, शेख रशीद आपको बता सकते हैं क्योंकि ये जब नून लीग में थे, ये जब नवाज शरीफ से गए तो किन किन मुल्कों ने इन्हें पैसे दिए। सियासी जमातों के एक दूसरे पर इस तरह बैरूनी फंडिंग के इल्जामात, क्या इलेक्शन कमीशन इसका फैसला कर सकता है? ऑपोजिशन जमातों का एहतजाज किस मकसद के लिए और क्या ऑपोजिशन की तहरीक जो है वो अपने मकासद जो इलेक्शन कमीशन के बाहर वो एहतजाज करना चाहते हैं उसमें कामयाब होंगे या नहीं? इस पर एक तो आज के प्रोग्राम में बात होगी। दूसरी तरफ लाहौर में कचरे पर जो है वो सियासत चल रही है और बढ़ती हुई महंगाई, खासकर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर ऑपोजिशन तनकीद करी, उस पर भी प्रोग्राम में
बात करेंगे। मेरे साथ आज की जो डिबेट है उसमें जो पैनल है, तारुफ करा देता हूँ। फ़ारूक हबीब साहब मेंबर कौमी असम्बली हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। फ़ारूक हबीब साहब फॉरेन फंडिंग केस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, इन्होंने पिटिशन भी की हुई है। अज़मा बुखारी साहबा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है मुस्लिम लीग नून, वो हमें ज्वाइन करिए। अज़मा बुखारी साहबा आपका बहुत शुक्रिया। और नाज बलोच साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वो भी हमें ज्वाइन करें, मेंबर कौमी असम्बली। नाज बलोच साहबा आपके भी वक्त का बहुत शुक्रिया। मैं इस डिबेट का आगाज़ फ़ारूक हबीब साहब आपसे करना चाहता हूँ। ये वज़ीर आज़म ने कल जो बात की है, उन्होंने कहा कि उन्हें भी ऑफर हुई 2 ममालिक की तरफ से, और वो अब बड़े यकीन के साथ कह सकते हैं कि इनको भी जो है वो ममालिक फंड कर रहे हैं। आप क्योंकि इसमें पिटिशनर भी हैं, ये कौन से ममालिक हैं, किस तरह से जो है वो इन दोनों को जो है वो फंडिंग हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं रिकॉर्ड के ऊपर जो है वो सामने रखना चाहता हूं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिस वजीर आज़म साहब जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं। देखिए, ये तो एक कानून है कि तमाम जमातों ने अपने गोशवारे हर साल इलेक्शन कमीशन में जमा करवाने हैं, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का भी काम है कि उन्होंने उन पार्टियों के गोशवारों की जांच पड़ताल भी कानून के मुताबिक करनी है। और मैं ये समझता हूं कि उसी के ऊपर जो है वो केस आगे चल रहा है। अब बात यह है कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जब अकाउंट्स को देखते हैं तो बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकूम इनके अकाउंट्स के अंदर आई है। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, उनको जमा कर लें तो वो रकम अरबों रुपए के अंदर बन जाती है। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के अकाउंट में 40 करोड़ रुपए की जो है वो रकम के जराए नहीं बताए गए। इसी बात के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने 24 सितंबर 2020 को एक अपना तीसरा ऑर्डर पास किया। उससे पहले कई ऑर्डर्स पास कर चुके हैं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग स्क्रूटनी कमेटी के सामने अपने अकाउंट्स में आने वाले पैसों की रसीदें नहीं दिखा रहे, सोर्स नहीं बता रहे, पैसे जमा करवाने वाले लोगों के शनाख्त शो नहीं कर रहे, जो बारहा उनसे जो है वो पूछी जा रही है, लेकिन ये उससे राह फरार अख्तियार किए हुए हैं। बात यह है कि आपके इल्म में होगा कि इसी तौर के ऊपर मीडिया में एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता रहा है इनके ऊपर कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेकर जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई थी। आज बेशक पीपल्स पार्टी और नून लीग शीरो शक्कर हुए हों आप आपस में, लेकिन ये बात भी होती रही है। तो इनको किस चीज का खौफ है? जब ये बात इस किस्म की, वो उसामा बिन लादेन वाली तो 1990s की बात है, लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में वजीर आजम ने बात की, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये भी कहा कि उनको भी 2 ममालिक ने जो है वो ऑफर की और उन्होंने जो है वो इनकार किया। ये तो उन्होंने जो बात ऐसा लगता है कोई हालिया बात है। देखें, जब उन्होंने ये बात की तो उन्होंने साथ में ये कहा कि वो लेते रहे हैं। तो जब कोई मुल्क आके किसी को कोई ऑफर करता है तो इसका मतलब ये है कि वो माजी में भी देता रहा, और उस हवाले से जो है वो बहुत सारी शवाहिद भी जो है वो मौजूद होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि वो तमाम चीजें इसी तहकीकात के अंदर सामने आनी है। ये जब तहकीकात मुकम्मल होगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, तमाम चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी, रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। आप देखें ना, 19 जनवरी को ये एहतजाज करना चाहते हैं, करें एहतजाज, जो मर्जी एहतजाज करें, लेकिन ये चोर मचाए शोर वाला हिसाब है ना जी। 18 जनवरी को आपको बुलाया हुआ है, आप अपना रिकॉर्ड दे नहीं रहे। आप जो है वो पीटीआई का जिस केस में आप पिटिशनर नहीं है, उस केस में जो मैच आपने खेला नहीं है उसका कप आप लेना चाहते हैं, लेकिन आपको जो है वो अपने अकाउंट की फरूक भाई जरा उस पर आता हूं बाद में, ये जो 18 जनवरी और 19 जनवरी को जो कुछ होना है, लेकिन पहले ये वजीर आजम के बयान पर जरा बात कर लें। मैं नाज साहबा से और उस अज़मा बुखारी साहबा से पूछता हूँ। अज़मा बुखारी साहबा, ये भी खबर है कि जो आपके कायद हैं नवाज शरीफ, वो भी इसी मामले पर कुछ देर में शायद बात करने वाले हैं, लेकिन ये जो कल बात हुई है कि 2 ममालिक हैं और वजीर आजम ये कह रहे हैं कि वो गारंटी देते हैं कि आप उनसे फंडिंग लेते हैं। बहुत शुक्रिया रहमान। मतलब कमाल है। इल्जाम खान साहब जो हैं, उनकी सारी जिंदगी या इल्जामात भुगतते हुए गुजरी है या दूसरों पे लगाते हुए गुजरी है। इसलिए वो आपको पता है ना, वो आपने 35 पंक्चर और वो पता नहीं कौन कौन सा फ्रंट मैन था शहबाज शरीफ का, और उसके ऊपर जो है वो इल्जाम लगा रहे, उसके बाद पूछे वो भी जी मेरी दुकान में किसी ने कहा था तो मैंने कह दिया। ऐसे नहीं होता। आपके पास इतने सबूत है और आपको रोका किसने है? आप नाम ना बताएं ना, आप वजीर आजम पाकिस्तान है, आप जो है आप दूध का दूध पानी का पानी वाकई करा दें, लेकिन बात ऐसे है नहीं। मेरे जो प्यारे फरूक भाई हैं, पायन फरूक रसीदा हुण कड्डो,
रसीदा हो देनिया पैनिया ने। और ये आप हमसे जो 6 साल से बड़ी अच्छी तरह पता है कि 6 साल में पहला जवाब जमा हुआ है पीटीआई का और 80 पेशियां हुई है इस केस के अंदर, जिसके अंदर इन्होंने 30 मुख्तलिफ दरखास्तें मुख्तलिफ अदालतों में जमा कराई इस केस की प्रोसीडिंग्स को रोकने के लिए। और इकबाले इमरान खान था कि जब गलत नहीं किया तो तलाशी दे दो, तो जब तलाशी मांग रहे हैं तो ये दिच होते हैं। अब ये देखिए ना, रिकॉर्ड मांग रहे हैं हमसे। अब वो कहते हैं, ये फारूक भाई साथ ही बैठे, ये पिछले 2-3 दिन से ना ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने रसीदें दे दी, अब आपकी बारी है। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग एहतजाज करने आ रहे हैं 18 को, तो ये कह रहे हैं कि आप अपना केस रुकवाने के लिए कर रहे हैं। नहीं, हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। देखिए, एक तो ना आज दो बातें मिक्स कर रहे हैं फारूक साहब। मैं कतई नहीं समझ सकती कि फारूक जो है जानबूझकर ये कर रहे हैं। फारूक साहब जाहिर है पीटीआई के मेंबर हैं, तो बातों को प्ले करना वो इनको आता है, वो लोग ये जान के करते हैं। हम यहाँ पर फंडिंग मुल्क के अंदर की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पर फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है। और जो रिकॉर्ड के हमसे मांग रहे हैं ना, आप जरा इनका जवाब निकाल के देखिए रहमान साहब। उसके ऊपर जो हमने इनसे अकबर एस बाबर साहब के वकील साहब ने इनसे जो आपकी फीस है, आप हमें बैंक अकाउंट्स की जो है वो दे, ताकि पता चले सिग्नेटरी कौन थे, वो पैसे यहाँ पहुंचे और फिर यहाँ पहुंचकर जो है वो किस किस बैंक से निकलवाए। आपको ये भी याद होना चाहिए। मगर ये तो देखें अज़मा बुखारी साहबा, ये इंडिविजुअल्स की बात ही नहीं यहाँ पर हो रही। मेरा ख्याल है जो वजीर आजम ने किया वो ममालिक की बात की। अब दिस इज अ वेरी बुनियादी तौर पे देखा जाए, दिस इज इवन मोर सीरियस एलिगेशन। ये जो ममालिक की अगर बात करना कोई करे कि वो फंडिंग जो है वो दे रहे हैं। दो चीजें पॉइंट आउट करनी है जो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात यह है कि इनके जवाब के अंदर लिखा है कि जो इस फॉरेन ये फंडिंग अकाउंट से, जो पहले तो ये मान ही नहीं रहे थे हमारे है ही नहीं, उसके बाद अब इनको मानना पड़ा और इन्होंने कहा कि हम वो जो एजेंट्स हैं उन पर डाल दिया, क्या उनको जो है उनकी जिम्मेदारी है। और आपको ये मालूम होना चाहिए रहमान साहब, मैं दुरुस्तगी के लिए रिकॉर्ड के बताना चाहती हूँ पूरी कौम को, ये एजेंट्स लोग नहीं है, ये एजेंट्स 2 कंपनीज हैं और पाकिस्तान के अंदर ये किसी भी कंपनी से पैसे नहीं ले सकते। और फंडिंग जो है होती है जो कंपनीज के थ्रू ली जाए, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने अपने जवाब में लिखा है कि ये कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं अपने इन अकाउंट्स की डिटेल्स को। क्यों भाई, क्यों? वो जो है हमसे तुम हिसाब मांगते हो जिनकी फॉरेन फंडिंग इतनी सी होती है, आधे में आटे में नमक के बराबर। ये एजेंट्स वाला देखिए, ये एजेंट्स वाला बड़ा वैलिड पॉइंट है, मैं इस पर आऊंगा। मैं फारूक भाई मैं आपसे जवाब लूंगा, बट पहले मेरे ख्याल है ये जो बैरूनी ममालिक से फंडिंग वाली बात है ना, इस पर मैं जरा नाज साहब से पूछ लूं। नाज साहब, आपके भी 40 करोड़ वो कह रहे हैं फारूक साहब के अनअकाउंटेड फॉर है, उसका कोई पता नहीं है। मगर ये बैरूनी ममालिक से फंडिंग वाला जो है वो ये क्या मामला है, आपको समझ आता है? ये कल जो बात वजीर आजम ने की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, देखिए मैं समझती हूँ कि मुल्क के वजीर आजम जब भी कोई बात करते हैं तो उनको बहुत ही जांच पड़ताल करके और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए ऐसी बातें करनी चाहिए जिनके उनके पास सबूत और शवाहिद मौजूद हों। सिर्फ फर्जी बुनियाद पे कह देना कि जी मुझे 2 मुल्कों ने ऑफर की थी लिहाजा ये तो यकीनी बात है कि दूसरी पार्टियों ने भी पैसे लिए, इस तरह के ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दे ये हुकूमत। आप ये देखिए कि एक तरफ तो पीटीआई के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस लेके 6 साल हो गए, अकबर एस बाबर जो है वो उनको तारीख पे तारीख दी जा रही है ईसीपी, और दूसरी जानिब आप ये देखें कि जिनके ऊपर कुछ है नहीं, ना कोई केस है ना कोई। अच्छा, फिर मजे की बात, इंटरेस्टिंगली बात यह है कि जब आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं तो फिर आपके पास कोई प्रूफ हो, आप कहते हैं कि साबित भी तुम करो, तुम चोर हो और तुम साबित करो कि तुमने चोरी की है। आप मुझे बताइए ये दुनिया में कहाँ का कानून है? क्या आप बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अगले के ऊपर डाल देते हैं कि भाई आप साबित करें, हम समझते हैं आपने चोरी की है, अब आप प्रूफ करें कि भाई आपने ये चोरी की है, तो ये आपके पास हाथ में कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि जिस ब्रॉडशीट के दावे करते वजीर आजम कहते थे कि जी ब्रॉडशीट ने कह दिया है कि अरबों डॉलर बैरून मुल्क करप्शन का पैसा पाकिस्तान का पड़ा हुआ है, तो
आज वही ब्रॉडशीट कह रही है कि हुकूमती लोगों ने जाके, वज़राओं ने जाके अपने शेयर और कट की बातें की हैं। यानी कि यहाँ कहते हैं कि बैरून मुल्क करप्शन का पैसा है, फिर वहां जाके कंपनीज को कहते हैं जिस साडा हक एथे रख। तो ये जो तरीका है कि करप्शन में करप्शन का पैसा ब्रॉडशीट वाला एक इशू, वो बहस एक और तरफ निकल जाएगी। अगर हम ये फॉरेन फंडिंग केस पर 18 को आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है, अगर वजीर आजम कुछ कह रहे हैं या इलेक्शन कमीशन आपसे कुछ जवाब मांग रहा है, यू विल बी एबल टू कम क्लीन। आप बहैसियत पार्टी जो है, एक तरफ तो दूसरों को रहमान, देखिए पीपल्स पार्टी इज अच्छा मेरा ख्याल है नासिबा आपके कुछ कनेक्शन का इशू है, मैं आपकी तरफ वापस आ जाऊंगा। बट ये फरूक भाई, ये दो चीजें जिनका जवाब मेरा ख्याल है, एक जो एजेंट्स के हवाले से अज़मा बुखारी साहब ने सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि ये एजेंट्स वाला मामला, क्या ये आपने नया मौक़िफ़ ले लिया कि अब जो है वो जिम्मेदारी आपने जो है वो सारी एजेंट्स के ऊपर जो है वो डाल दी? और फिर नहीं क्यों पहले क्यों नहीं कहते थे कि जी कि हमसे ये ना पूछा जाए कि हमने ये फंड जो है वो कहां से लिए? आई थिंक दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। फिर जरा उस पर वापस आते हैं। मैं रहमान आपको जरा ये एड्रेस कर देता हूं। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये उस वक्त की बातें हो रही हैं जब शायद उज़मा बुखारी साहबा जो है वो PMLN के अंदर मौजूद नहीं थी। मसला ये है कि इन्होंने उस कानून को पढ़ा ही नहीं है। अगर ये उस कानून को पढ़ें और जो ये बात कर रहे हैं, ये इनको एक लिखा लिखाया जो है वो स्क्रिप्ट मिला हुआ है कि ये बातें आपने जाके करनी है। मैं 2 बातें टेक्निकली जो है वो इनसे पूछना चाहता हूँ। ये कह रहे हैं कि ये कंपनियां हैं, वो भाई ये कंपनियां ये किस कानून के तहत रजिस्टर्ड हुई हैं? ये पता है इन्हें जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों का पता है, जो पाकिस्तान के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को फंड देने का अलाउ करता है। ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो कानून के अंदर गुंजाइश मौजूद है। और जो ये बात बार बार एजेंट्स की बात करते हैं, इनको ये नहीं पता कि पीपल्स पार्टी की अपनी कंपनी उसी कानून के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूद है, जिसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब के को चेयरमैन के दस्तखत हैं। वो मार्क सीगल का पता है इनको? मार्क सीगल कौन है? पता होगा यकीनन, उस वक्त ये पीपल्स पार्टी में थी। मार्क सीगल वो है जिन्होंने बेनजीर को NRO लेके दिया था, बेनजीर शहीद साहिबा को। और कोंडालीजा राइस की किताब के अंदर लिखा हुआ है कि उन्होंने मुशर्रफ और उनकी डील करवाई थी। उनको इन्होंने लाखों डॉलर जो है अपनी लॉबी करने के लिए वहां पर USA के अंदर अदा किए हैं। जब मैं पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स उठा के देखता हूँ तो वो मुझे लाखों रुपए नजर नहीं आते। लेकिन जहां पर फंडिंग का मसला देखें, एक तो ये मामला है ना फारूक भाई, एक मिनट मेरे ख्याल है थोड़ा इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है जब मामला बहुत सारे आप लोग खोल देते हैं। देखिए मामला यहां पर बड़ा सिंपल है कि आप ही कहते हैं कि इन्होंने बाहर से जो है वो पैसे लिए हैं, वो जो भेजे हैं वो अलहदा, उसको एक तरफ उस पर बाद में बात करते हैं, बट आने वाले पैसों के हवाले से जो है वो आपका इल्जाम है। उस पर बताया कि वो आप किस तरह से इन पर जो वो इल्जाम लगा रहे हैं, जिस पर आप कह रहे हैं कि 18 को जाकर रहमान, इसमें मैं आपको थोड़ी बता दूं कि इलेक्शन कमीशन का एक फॉर्म 1 है। उस फॉर्म में 1 में आपने अपनी पार्टी को आने वाली इनकम, अपनी पार्टी के अखराजात और उनके जराए बताने होते हैं। ये फॉर्म 1 है, ये इलेक्शन कमीशन की कानून के मुताबिक रिक्वायरमेंट है। लिहाजा अखराजात पे भी बात होती है, इनकम पे भी बात होती है। जो बात अभी एजेंट की हो रही थी वो सुन लें कि एक कानून है फारा का, वो कानून है फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1938। उसके तहत अगर कोई पार्टी अमेरिका के अंदर लॉबियस्ट को हायर करना चाहती है या कोई पॉलिटिकल फंड रेजिंग करना चाहती है, तो वहां पर एक प्रोसीजर के तहत, उस कानून के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और अपना PTI ने भी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, PMLN ने भी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। मेरे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो तमाम जो शवाहिद हैं, वो तमाम सबूत मौजूद हैं। वो उसके तहत ये काम होता है। उससे जो हमारे वहां पर एजेंट हैं वो कोई कंपनी नहीं है, वो वहां पर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी नेशनल हैं। वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो इस मुल्क को 22 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस भेजते हैं। हमारा तमाम तर पैसा बैंकिंग चैनल से आया है, नोटराइज्ड है, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड मौजूद है, प्रॉपर बुक कीपिंग की गई है। एक या तो फिर आप ये फिर कह रहे हैं कि ये इतनी को बहुत गैर मामूली बात नहीं है, सारी पार्टियां ही जो है वो ये कर रही हैं। अगर ये सारी पार्टियां कर रही तो फिर इस कदर जो उम्मीदें हैं वो ऑपोजिशन को क्यों है? क्यों ऑपोजिशन ये कहती है कि इस केस का जो है वो फैसला किया जाए, जल्द से जल्द किया जाए? ये मैं जरा नाज बलोच साहबा से और अज़मा बुखारी साहबा से पूछूंगा, मगर इस ब्रेक के
ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सियासी जमातों की फॉरेन फंडिंग का मामला, ये मामला आखिर है क्या और इसके अंदर क्या इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर सकेगा? क्योंकि दोनों तरफ से, हुकूमत की तरफ से भी और अपोजिशन जमातों की तरफ से भी दरखास्तें हैं, बुलाया गया इलेक्शन कमीशन इस मामले को देख रहा है। नाज बलूच साहबा, अब ये पीडीएम ने क्या कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें तो नहीं लगा ली फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से? क्योंकि ये भी पास कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि हो सकता है कि नाअहली से कम जो है वो कोई बात हो, अगर कोई ऐसी चीज निकल भी आती है, कोई जुर्माना हो जाए और इससे ज्यादा बात ना हो। सवाल यह है कि अपोजिशन इस एहतजाज से, इस सारे मामले से अब क्या उम्मीद क्या लगा के बैठी है, क्या हासिल करना चाहती है? देखिए, बात यह है कि ये पीटीआई की जो हुकूमत है ये एक प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी के अलावा और कुछ भी नहीं रही। ये सिर्फ झूठे इल्जामात लगा के दूसरों को उलझा कर असल हकायक और असल बुनियादी जो तल्ख हकीकत है, जो मुल्क की माशी बदहाली है, उससे तवज्जो हटाने के लिए और अपनी पुअर गवर्नेंस और अपनी नाकामियों के ऊपर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए ये ब्लेम गेम करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को और अपोजिशन को मलाइन करके उनके इमेज को खराब करने की नाकाम कोशिश 2.5 साल से ये करते आ रहे हैं। और उसके लिए इन्होंने नैब को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है, जो कि तरीकाकार ये है कि नैब को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। जो बोलेगा इनके खिलाफ उसके ऊपर नैब के केसेस शुरू हो जाते हैं। तो मामला यह है कि जहां तक अभी फरूक ने बात की मार्क सीगल की, एनआरओ की, तो क्या एक रियासत, एक मुल्क जो है, क्या कभी इतना कमजोर हो सकता है कि एक बैरून मुल्क से कोई शख्स जो है वो बैठकर एनआरओ कराएगा पॉलिटिकल पार्टीज का बैठकर? आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? आप हकीकत पसंद अगर हो तो आपको इस बात पे गौर करना चाहिए कि 2002 में पीपल्स पार्टी के पास पूरा मैदान था, ऑप्शंस दिए जा रहे थे पीपल्स पार्टी को, बड़े ऑप्शंस दिए जा रहे थे पीपल्स पार्टी को। अगर पीपल्स पार्टी उस वक्त कोई जो है एनआरओ कर लेती तो पीपल्स पार्टी की वजीर आजम भी पीपल्स पार्टी का था, सीएम सिंध भी पीपल्स पार्टी का 2002 में होता। लेकिन पीपल्स पार्टी ने कभी भी डेमोक्रेसी के ऊपर और असूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। यही वजह है कि जब हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे थे मुशर्रफ के खिलाफ, एक आमिर के खिलाफ, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन और तमाम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज एक फोर्स बन के उस वक्त लड़ रही थी, तो क्यों फिर उस वक्त इमरान खान साहब हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शामिल थे? वो हो गई आपके, आपने रेस्पॉन्ड कर दिया। मगर अभी इस पर आए, ये 18 और 19 जनवरी को जो एहतजाज है, एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है इलेक्शन कमीशन से और इस फैसले से मुमकिन तौर पर? और आपने अपना भी जवाब देना। रहमान, देखिए, मैं तो ये समझती हूँ कि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो कि बार बार अदालतों को कहती रही कि जी केसेस को फौरी तौर पे करप्शन पे और झूठे भी जो मुकदमात लगाए जा रहे हैं उन केसेस के ऊपर फौरी तौर पे फैसला किया जाए और फौरी सजा दी जाए, तो ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को तो लीड बाय एग्जांपल करना होगा। जब इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग और मिलियंस ऑफ डॉलर की फॉरेन फंडिंग के मामलात हैं और उनके अपने पार्टी के अंदर के लोग बातें कर रहे हैं और सबूत और शवाहिद तमाम चीजें इकट्ठी हुई हैं, तो फिर क्या वजह है कि 80 मीटिंग्स हो जाती हैं स्क्रूटनी कमेटी की और कोई पेशरफ नहीं होती? इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार दिखाते हैं कि आप रसीदें नहीं जमा करा रहे, आप कहते हैं कि इनके केस का जो है वो फैसला नहीं हो रहा, सारे कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो फैसला किया जाए। अज़मा बुखारी साहबा, तो फॉरेन फंडिंग, हमारी तो फॉरेन फंडिंग पीपल्स पार्टी की तो कभी जिंदगी में पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी फॉरेन फंडिंग नहीं ली। तमाम बैंक अकाउंट सामने मौजूद है, आप साबित करके दिखा दें। नहीं तो आप कह रही हैं आपने कभी लिए ही नहीं पैसे, तो फारूक भाई आपका केस क्या है सर? आप दरखास्तें क्यों दे रहे हैं? क्यों इलेक्शन कमीशन में जो है वो बात है ना? नहीं, एक मिनट रहमान, ये तो देखिए, आपने खुद बताया कि आजम कह रहे हैं कि चूंकि वजीर आजम को 2 ममालिक ने ऑफर किया, कहा है कि पीपल्स पार्टी ने आज तक फॉरेन फंडिंग ली नहीं, तो भाई आप क्यों पहुंचे हुए हैं इलेक्शन कमीशन में? देखें, बात यह है, एक मिनट, अगर पीपल्स पार्टी ने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं ली, मुझे आप ये बताएं ना, तो फिर ये जो इनके अकाउंट्स के अंदर पैसे आए हैं, वो पैसे कहां से आए हैं ये बता दें। ये क्यों नहीं बता रहे? मैं आपको पीपल्स पार्टी का मौकफ बताऊं क्या है वहां पर। पीपल्स पार्टी का मौकफ इनके वकीलों का वहां पर है, लतीफ खोसा साहब वहां पर आते हैं, सुन लें। वो ये कहते हैं कि जनाब हमारे पास दिखाने को आपको कुछ नहीं है, हमने आपको कुछ नहीं देना, एक रसीद उन्होंने नहीं दी। अगर आप वो इलेक्शन कमीशन का फैसला अभी दिखा देना जो आपके पास पड़ा होना चाहिए, सारे मीडिया के पास पड़ा हुआ है, उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि पीपल। अच्छा
फारूक भाई आपका कनेक्शन मेरा ख्याल है चला गया है, चले यहीं से आपसे पूछ लेंगे जो आप फैसले की बात कर रहे हैं। रहमान एक मिनट देखिए, बात ये आपने इल्जाम लगाया है। अच्छा उनको आने में, वापस आने में, फिर मैं आप दोनों के पास आता हूँ। आप साबित मेरी आ रही आवाज आपको रहमान? अच्छा चले, जी फारूक भाई। रहमान मैंने आपको ये कहा कि वहां पर मामलात इस किस्म के हैं इनके, ये उस चीज का जवाब देने को तैयार ही नहीं है। आप देखें कि मार्क सीगल को जब 1999 से 2008 तक 10 साल, सुन ले 10 साल जो इनका परमानेंट लॉबियस्ट थे मार्क सीगल एंड एसोसिएट, वो 10 साल में उनको $3,40,000 देते हैं। 2008 से जब 2013 तक इनकी हुकूमत आती है, ये उनको पाकिस्तान के हाई कमीशन के खर्चे पे हायर कर लेते हैं और कौम के पैसे का $60 लाख देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मार्क सीगल की अपनी स्टेटमेंट है जो उन्होंने आपका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन में ये कह रही है कि उन्होंने कोई जवाब नहीं देना। इज दैट उन्होंने कोई जवाब नहीं दे रहे। जो वहां पर कंपनी है उस कंपनी का कोई हिसाब यहाँ भी तो दिखाना है ना। आसिफ अली जरदारी उसके ऊपर वन लाइनर आप रिस्पॉन्ड कर ले, फिर देन आई विल गो टू अज़मा बुखारी साहब। मैंने तो आप 100 दफा पूछेंगे, मैं 100 दफा यही बात करूंगी। आप किसी के ऊपर झूठे इल्जामात लगा दें और उसके बाद आप अगले को कहें कि तुम साबित करो। आपके पास प्रूफ है ना, आपके पास प्रूफ है ना, तो आप प्रूफ लेके अदालतों में जाएं। आप अगले पे इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं जी साबित भी तुम नहीं करना है। हम तो अदालत में है ना तो ऑलरेडी बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, आप करें ना प्रूफ। हम तो ऑलरेडी वहां पर प्रूफ कर रहे हैं। मैं एक मिनट अब आप दोनों मुझे दें, क्योंकि आई थिंक वो आप दोनों की बात थी। बट अज़मा बुखारी साहब, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? सारे कह रहे हैं, जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछना चाहता था कि हर कोई कह रहा है इस केस का जल्दी फैसला करे। पीटीआई भी कह रही है, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे हैं कि वो खुश हैं कि इस केस को जो है वो ईसीपी ने टेकअप कर लिया है। देख इस केस से हासिल आप क्या करना चाहते हैं और आप एहतजाज से क्या हासिल करना चाहते हैं? देखिए, पहले तो ये है कि ये तो ना किसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है कि जितना मैक्सिमम था 6 साल, कितनी बहुत बड़ी अरसा होता है भाई। यहाँ पर तो हमारे खिलाफ महीनों में फैसला जो है वो पूरी निगरानी करके जो है वो महीने में फैसला ले लिया जाता था और कहा जाता था महीने में फैसला होना चाहिए। यहाँ पे 6 साल हो गए। अब मुझे ये जो मैं बड़ा मतलब मैं समझ रही थी कि मुझे लाइट मोड में बात करनी है, लेकिन जिस मोड में फारूक ने बात की है मुझे उसी में करनी पड़ेगी। मुझे ये खामखा का अरस्तू और बुकरात बनने का शौक नहीं, लेकिन ये मुझे जरूर पता है मैं पीपल्स पार्टी में हूँ या मैं नून लीग में हूँ, लेकिन ये मुझे पता है कि जो ज़कात इकट्ठी करता है मुल्क के बाहर से और वो ज़कात चोरी होती है, अलीमा बाजी के अकाउंट्स में जाती है, वहां से तलाई मशीनें जो है वो अरबों उगलती है, ये मुझे पता है। मुझे ये भी पता है और ये मैंने पूछना है कि ये जो कंपनीज है ये मुझे बात तो करने दो। अज़मा बुखारी साहब जरा फॉरेन फंडिंग पे कर लें बात। तो मैं किस पे बात कर रही हूँ? मैं किस पे बात कर रही हूँ जी? मैं फॉरेन फंडिंग पे भाई बात कर रही हूँ। मैं उस केस पे जरा कहना चाह रहा था कि उस केस पर आ जाए। केस आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा ना मैं किस केस की बात कर रही हूँ। मैं इसी केस की बात कर रही हूँ और मैं ये पूछ रही हूँ कि ये वाशिंगटन जी। अज़मा बुखारी साहबा, अज़मा बुखारी साहबा की तरफ जरा वापस आते, मेरा ख्याल है उनका सोर्स जो है वो चला गया है। विल कम बैक आफ्टर द ब्रेक। अज़मा बुखारी साहबा बात करना चाह रही थी, उन्हीं से जो है वो इस गुफ्तगू का आगाज करेंगे। इस ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। अज़मा बुखारी साहबा, आप बात कर रही थी, उस वक्त आपका जो है वो सोर्स जो है वो चला गया, लेकिन अब आप अपनी बात पूरी कीजिए और यही कि फॉरेन फंडिंग केस से, इस एहतजाज से आपकी तवक्कुआत क्या है? देखिए, हमारी तवक्कुआत ये है कि इस मुल्क में एक ही कानून होना चाहिए। 6 साल अपनी चोरी छुपाने के लिए ये जो नाम नेहाद सादिक और अमीन है, जो ज़कात इकट्ठी करता रहा है और उसके बाद वो कहाँ इस्तेमाल होती रही है, अभी भी जो जवाब इन्होंने जमा कराया है उसके अंदर 15 अकाउंट्स जो हैं वो अभी मौजूद नहीं है, जिसकी तफसीलात आनी है। और ये बात ये जो है ना, ये अरस्तू बुकरात यही रहे। इनको बड़ी गलतफहमी है और जो खाली बर्तन होता है वो ज्यादा बचता है। जिनको जो अपने बारे में बहुत ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, ये ज़ाहिर है कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये रहे उस कॉम्प्लेक्स के अंदर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात ये है कि कंपनीज के जरिए पैसे इकट्ठे करना और जो बाहर की कंपनीज है उनसे पैसे लेने में फर्क है। रहमान साहब,
अब ये जो विलियम वॉशिंगटन लिमिटेड है, ये इसने इनको फंड क्यों किया है, ये रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। इसके बाद एक ज्यूइश है बेरी ई, आई डोंट नो आगे इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। उसके बाद इंदर दोसवाज है, ये इन्होंने इनको पैसे क्यों दिए हैं, ये इंडियन नेशनल है। उसके बाद एक और अनवर राजपाल है, ये इंडियन नेशनल है। ये एक लैब है यूएस कंपनी, ये है। ये सब ने इनको पैसे दिए हैं कंपनीज के जरिए। इतना तो कानून मुझे पता है, और मैं पीपल्स पार्टी में हूं या मैं नून लीग में हूं, ये मुझे पता है कि जो चोर होता है वो चोरी छुपाता है, और 6 साल इन्होंने चोरी छुपाने की कोशिश की। और हम इसलिए इलेक्शन कमीशन के बाहर जा रहे हैं कि ये जो सादक और अमीन आके बैठा है, जिसने अपनी चोरी छुपाने के लिए 6 साल, मैंने जैसे कहा कि 30 मुख्तलिफ एप्लीकेशन जो है वो की, ताकि इनसे हिसाब ना लिया जाए। अब ये एजेंट्स जो है जिनके ऊपर डाल के ये फारिग हुए हैं, मैं बड़े कैटेगोरिकली कह रही हूँ, इन तमाम फॉरेन फंडिंग अकाउंट के सिग्नेटरी इमरान खान, जहांगीर तरीन, आमिर कियानी और 2 और लोग हैं जो इसके सिग्नेटरी हैं, जिन्होंने इन अकाउंट से पैसे लिए। और अब आमिर जो है हमेशा की तरह इमरान खान को बचा लो बाकी सारा जाए दुनिया जहन्नुम में, ऐसे होता नहीं है। इमरान खान इज प्रिंसिपल सिग्नेटरी, और वो बोर्ड जो है, जो अभी जो कंपनियां, इनकी कंपनियां इकट्ठी करती थी, जो इनके एजेंट थे, उनको वो हेड करते रहे हैं, वो बरी जिम्मा नहीं हो सकते। और जो है अपनी शीटें दे, अपनी शीटें क्यों कॉन्फिडेंशियल रखना। यू वांट के इस केस का जल्द से जल्द जो है वो फैसला हो। ये स्क्रूटनी कमेटी है फारूक हबीब साहब, फिर तो देखिए आपका अगर ये क्लेम है और दावा है, वजीर आजम भी ये कहते हैं कि सब चीजें जो है वो सामने आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, तो फिर तो ठीक है, फैसला हो जाना चाहिए। आपको भी इस बात को पुश करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से जल्दी फैसला करे। जी फारूक भाई। मैं कहता हूं कि फारूक साहब आपने मेरे ख्याल अपना माइक जो है वो म्यूट किया, उसको जरा अनम्यूट कर ले ताकि हम आपकी बात सुन सकें। जी आपको आवाज आ रही है? मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं, करें जी बात। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि कानून के मुताबिक तमाम जमातों का जो है वो फैसला होना चाहिए। डे टू डे हेयरिंग करें इसका जो है वो दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो होना चाहिए। और मैं आपको ये बात बताता चलूं कि PMLN यूके के अंदर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड है। वो जुबैर गुल साहब जो सेनेट का इलेक्शन लड़ने आए थे, अपने लोगों ने वोट नहीं दिए उनको, वो इलेक्शन हार के वापस चले गए हैं, वो उसके उन्होंने दर्ज करवाई हुई है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि वो बरतानिया के अंदर किसी भी के साथ किसी किस्म का कोई माहिदा कर सकते हैं, आटे की, चीनी की, तेल की, बेडशीटों की, कोई भी कारोबार कर सकते हैं। यानी कि एक सियासी जमात है वो कारोबार कर रही है बरतानिया के अंदर बैठ के। इनका डार साहब हैं जो यूएसए के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी चला रहे हैं, वो भी रजिस्टर्ड है, उसका भी इनका हिसाब जो है वो देना है, ताकि पता चले कि जंजाल से पैसा कितना आया है, ताकि पता चले मोदी ने इनको कितनी फंडिंग की है। तमाम फंडिंग सामने आनी चाहिए। जो नाम ये ले रही थी, मैं इनको दावा करता हूं कि ये नाम जो आपको ऐसे किसी ने व्हाट्सएप किए हैं, इन नामों का पीटीआई की फंडिंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमने अपने अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं ये जो नाम इन्होंने अभी लिए हैं, ये बेरी और ये जो इंडिविजुअल्स का नाम है, इनका कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से? हालात लंदन में हो के वो हम पे फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगा रहे हैं, जो इस मुल्क से हो तो हमारे पे फॉरेन फंडिंग का हिसाब लगाएं। ये तो क़यामत की निशानियां मुझे नजर आती हैं, इसके अंदर मुझे तो कोई सदाकत नजर नहीं आती। आगे आए ना, आगे कि हम 18 तारीख को भी आएंगे, 19 को इलेक्शन कमीशन, मरियम बीबी को 18 तारीख को लेकर इलेक्शन कमीशन अपने सूत्रों के साथ आए ना, वहां से राह फरार क्यों इख्तियार की है आपने बताया ना। सवाल को डालने 6 साल करते 7 साल से तो आपका भी केस चल रहा है कि आपके कानून है, आपके ऊपर कानून नाफिज नहीं होता। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान उस वक्त ना वजीर आजम थे, ना वजीर आला थे, ना वजीर थे, ठीक है, बट 18 को अब इनको बुलाया तो गया है ना, 18 को अब जी अज़मा बुखारी साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? आप जी, मैं ये जो आज हिस्टेरिक हुए हुए हैं ना, इससे अंदाजा लगा ले कि हालत क्या है कि अब पहली दफा जो है वो अब खुद को जब पकड़े गए हैं और देने की बारी है, वो ठीक है,
वो साबिक साकिब निसार साहब जिनके साथ आजकल कोई हाथ मिलाने का रवादार नहीं है, वो जो मेहरबानियां इस मुल्क पे करके गया ना, उसमें से एक मेहरबानी सादक अमीन का सर्टिफिकेट फेक एनओसी के ऊपर, और जिसका आज तक नहीं पता चला कि वो प्रॉपर्टी वो बेनामी थी, वो गिफ्ट मिली थी, वो जुए के पैसे से आई थी, वो किससे आई थी, तो आज तक पता ही नहीं चला। तो वो जो करके गया है वो तो इस मुल्क पे एहसान, अगर वो ये ना होता तो ये आज हमारे सिर पर सवार ना होता। मैंने जैसे पहले कहा कि 15 अभी मुझे इजाजत है, मैं ये ठीक है, एक मिनट, बट ये नाज साहब से पूछूं, नाज साहब जो फरूख हबीब साहब बात कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालना चाहते हैं और इस वजह से आप लोग जो है वो 19 को एहतजाज जो है वो कर रहे हैं। देखिए, हम तो इलेक्शन कमीशन से यही कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन 6 साल से जो लटका हुआ केस है, खुद वजीर आजम साहब जो कह रहे थे कि जी जो जहां पे भी करप्शन के इल्जामात हैं वो केसेस फौरी तौर पे उनका फैसला होना चाहिए। तो क्यों ये बीआरटी के पीछे में स्टे के पीछे छुपते हैं? क्यों बिलियन ट्री सुनामी में स्टे के पीछे छुपते हैं? क्यों हेलीकॉप्टर, क्यों मालम जबा केस के फैसले नहीं आते? क्या वजह है कि आप देखें दवाओं की कीमतों में 500% इजाफा हुआ? ये तो वो केसेस हैं जिनके करप्शन के हाथों हाथ फौरी जो है इनके फैसले होने चाहिए, क्योंकि वजीर आजम साहब तो चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। फिर उनके नाक के नीचे उन्हीं की काबीना के लोग जब उनके ऊपर इल्जामात आते हैं तो क्यों उनको जो है उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। तो मामला यह है कि एनआरओ ये तो ना कहें तो अच्छी बात है, क्योंकि मुल्क के वजीर आजम के तो 300 कनाल की प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर तो 11 लाख रुपए देके आप रेगुलराइज करवा देते हैं। वो तो गरीब है जिसके एक कमरे का मकान और छत जो है वो तो उसको आप बर्दाश्त नहीं करते, उसके लिए और दूसरा पाकिस्तान आपने सोचा हुआ है और अपने लिए आप नए पाकिस्तान कह रहे होते हैं। तो ये जो दोहरा मयार है, एनआरओ किसने किसको दिया सबको पता है। चीनी चोरों को आपने एनआरओ दिया, जिन्होंने गंदम मुल्क से चोरी कर दिया उनको एनआरओ आपने दिया। हर मामले में आप उठा के बीआरटी को देख लें, बिलियन ट्री सुनामी को देख लें, रोटी महंगी हो गई, बिजली अवाम की जो है वो सहूलत आपने अवाम से जो महंगी कर दी, गैस आपने पूरे मुल्क में इस वक्त सिंध पंजाब में भी गैस नहीं है, कहीं पर सिंध खुद आपको प्रोड्यूस करके गैस दे रहे हैं। नाज बोलो साहब, अब ये तमाम के तमाम दोनों तरफ से हर सियासी जमात के एक दूसरे पर इल्जामात है, मगर इसका फिर क्या ये पॉलिटिकल रेटरिक के लिए, सियासी बयानियों के लिए इस्तेमाल होंगे या फिर ये केसेस हैं इनका फैसला इलेक्शन कमीशन कर सकता है या नहीं कर सकता? मुझे एक लेने ब्रेक के बाद आकर जरा इस बहस को समेटते हैं कि फिर आगे 18 और 19 की जो तारीखें हैं क्या उस पर जो है वो क्या होगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। बहस को समेटना है। फरूख हबीब साहब, योर फाइनल कमेंट। ये कोई परेशानी आपको लग रही है इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए? ये जमातें केस का फैसला जल्दी चाहती हैं, एहतजाज कर रही हैं, और फिर अगर ईसीपी इसका फैसला कर देता है जल्दी? देखिए, बात ये है, जहां तक तो ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीटीआई जो है वो बैन हो जाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, तो मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि इसका फैसला पहले ही अकबर एस बाबर की इसी पिटीशन को हनीफ अब्बासी कॉपी पेस्ट करके लेकर गए थे। 2016 में वो जो है फैसला आ चुका हुआ है कि वो रेफरेंस बनाने का इख्तियार जो है वो वफाकी हुकूमत के पास है और वो सुप्रीम कोर्ट को भेजता है। नून लीग की उस वक्त वफाकी हुकूमत थी, ये केस बना लेते जितनी आज इनको फिक्र है। मैं वही बार बार बात कर रहा हूं कि ये तो पिटीशनर ही नहीं है। ये 19 तारीख को किस पिटीशन के ऊपर एहतजाज करने जा रहे हैं? ये अपनी पिटीशन के ऊपर तो आए ना, 19 को एहतजाज बाद में कर लेंगे। दूसरी बात ये है कि इनका अपना केस में रिकॉर्ड आ नहीं रहा और ये 19 को एहतजाज करने जा रहे हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ मकसद, इनके हर एहतजाज का मकसद ये होता है कि हम इदारों को प्रेशराइज करें, आईनी इदारों को, और एनआरओ ले लें। अब भी ये एनआरओ लेना चाहते हैं पीपल्स पार्टी, नून लीग अपने फॉरेन फंडिंग केस। जरा टाइम कम है, अब मैं बाकी दोनों मेहमानों से भी जो है वो पूछ लूं। अजमा बुखारी साहबा वो कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा तो इसमें यही है, रेफरेंस जो है वो आ सकता है और वो रेफरेंस भी वफाकी हुकूमत ला सकती है। तो अब तो वफाकी हुकूमत भी उनकी है। नहीं तो ये देखे ना, ये काला कवा जो है उसको सफेद जितना मर्जी कहते रहे, बहुत क्लियर कट शट जो है ना क्लियर केस है। कंपनी अपने एक फंड इकट्ठे करने के लिए जुबैर गुल का बनाना वो और बात है, और किसी जुए कंपनी से फंड लेना और बात है। और अभी 15 जो अकाउंट्स हैं उनके अंदर इन्होंने जो है वो जमा ही नहीं कराई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये मुख्तलिफ स्टेज की एप्लीकेशन ले जाते रहे और उन्होंने ये स्क्रूटनी कमेटी उनके कहने पे बनी। उन्होंने कहा कि उसको देखें। तो तहरीक इंसाफ
उस ज़कात चोरी की, खैरात चोरी की जो पुरानी आदत है, जिसके तहत ये ज़कात चोर, खैरात चोर इस मुल्क के अंदर सियासत करते रहे, इनका जो है वो अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला नहीं करेगी तो इस मुल्क में पहले इदारों के ऊपर किसी का जो है वो इंसाफ का मैं अब जरा फाइनल कमेंट नाज साहबा से भी ले लूं। नाज साहबा, क्या इससे कुछ हासिल होगा? जी देखिए, बात यह है कि क्या आपको निकलता हुआ इस केस में से नजर आ रहा है? जी देखिए, हमने तो यही देखा ना कि 2.5 साल से जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने दूसरों को झूठे मुकदमात में उलझाकर अपने जो इनके मुकदमात थे उनसे तवज्जो हटाने के लिए 2.5 साल इन्होंने सर्व कर दिए। जो डिलीवरी और गवर्नेंस है वो सिफर है। तो अब मजीद 2.5 साल इस तरह नहीं चल सकते। अब इनको हिसाब देना होगा, इनको भी रसीदें निकालनी होंगी। इन्होंने जो दूसरों को जिस चक्की में पीसने की कोशिश कर रहे थे, आज इनकी अपनी बारी आई है तो ये बैठकर एनआरओ तो खुद लेकर बैठे हुए हैं। मैंने तो आपको गिनवा दिया, तमाम केसेस के ऊपर स्टे लेकर अदालतों से जाके बैठे हुए हैं। क्यों नहीं फैसले होते? क्यों इनके मामले में सिर्फ नोटिस और फिर उसके बाद टाइम खत्म हो गया जी। चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहब, आपका शुक्रिया, और फरूक हबीब साहब आज की इस डिबेट में हमारे साथ मौजूद थे। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।